सोचिए एक ऐसा इलाका जहां के लोग मेहनती हैं, इतिहास समृद्ध है, संस्कृति मजबूत है, लेकिन फिर भी सालों तक उन्हें अपनी अलग पहचान के लिए लड़ना पड़े। और फिर एक दिन एक बड़ा फैसला होता है। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ नक्शे पर सीमा नहीं बदलता, बल्कि एक पूरे समाज की राजनीतिक पहचान बदल देता है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, क्यों अलग हुआ और इसके पीछे कौन कौन से राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक कारण थे। और सबसे जरूरी सवाल, क्या यह अलगाव सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला था या फिर इसके पीछे एक लंबा संघर्ष, एक गहरी उपेक्षा और एक मजबूत पहचान की लड़ाई थी। नमस्कार दोस्तों, आज का बिहार हमेशा से अलग राज्य नहीं था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र था, जिसमें बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के कई हिस्से भी शामिल थे। समस्या यह थी कि प्रशासन का असली केंद्र कलकत्ता था, यानी कि जो आज का कोलकाता है। अब सोचिए, जब राजनीति और फैसले लेने की शक्ति कहीं और हो, तो दूर खड़े लोगों की समस्याएं कितनी गंभीरता से सुनी जाती होंगी, यह आप समझ सकते हैं। यहीं से बिहार की कहानी में डिससेटिस्फैक्शन शुरू होता है। लोगों को लगने लगता है कि बिहार की जरूरतें अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं और उसके लिए अलग प्रशासनिक ध्यान चाहिए। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि बिहार के अलग होने की मांग सिर्फ हम अलग है वाली यही भावना नहीं थी। इसके पीछे बहुत मजबूत कारण था। पहला कारण था कि प्रशासनिक उपेक्षा, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी इतनी बड़ी थी कि बिहार जैसे क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना कि बिहार को देना चाहिए था। दूसरा कारण था शिक्षा और रोजगार में पिछड़ापन। लोगों को महसूस हो रहा था कि प्रशासनिक और शैक्षणिक अवसरों में बिहार को बराबरी का हिस्सा नहीं मिल रहा है। तीसरा कारण था पहचान। बिहार की भाषा, संस्कृति, सामाजिक संरचना और भौगोलिक स्थिति बंगाल से बिल्कुल अलग थी। इसलिए बहुत से लोगों को लगने लगा कि अगर बिहार को अपनी अलग प्रशासनिक पहचान मिले तो विकास की रफ्तार तेज हो सकती है। यानी मुद्दा सिर्फ नक्शे का नहीं था, मुद्दा था सम्मान, प्रतिनिधित्व और विकास का। अब सवाल आता है कि इस मांग की शुरुआत कब हुई। कई ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 19वीं सदी के आखिरी दशक में ही इस विचार ने आकार लेना शुरू कर दिया था। 1894 के आसपास अलग बिहार की मांग को संगठित रूप से उठाया जाने लगा था। लेकिन इससे भी पहले 1876 के आसपास कुछ उर्दू अखबारों और विचारकों ने बिहारियों की उपेक्षा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे यह एक भावनात्मक मुद्दे से राजनीतिक मुद्दा बन गया और फिर 1900 के बाद यह मांग और भी मजबूत होती चली गई। यह वही दौर था जब बिहार के शिक्षित वर्ग को यह स्पष्ट दिखने लगा था कि अगर बिहार को अलग प्रशासनिक इकाई नहीं बनाया गया तो उसका पिछड़ापन और गहरा हो सकता है। अगर बिहार राज्य के निर्माण की कहानी की बात हो और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम न आए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। वो इस पूरे आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे में से एक थे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने न सिर्फ इस समस्या को पहचाना बल्कि उसे राजनीतिक मंच तक पहुंचाने का काम भी किया। सच्चिदानंद सिन्हा ने लंदन में पढ़ाई की थी, वकालत की और आधुनिक राजनीति सोच को करीब से समझा था। जब वो बिहार लौटे तो उन्होंने साफ देखा कि बिहार को उसकी उचित जगह नहीं मिल रही है। उन्होंने यह समझ लिया था कि बिहार की उपेक्षा कोई छोटी समस्या नहीं है, यह एक संरचनात्मक समस्या है और जब तक राजनीतिक दबाव नहीं बनेगा तब तक सत्ता बिहार के लिए अलग फैसला नहीं लेगी। इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा ने अलग बिहार की मांग को विचार से आंदोलन में बदला। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। उन्नीस सौ 1905 का बंगाल विभाजन। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था। इस फैसले के पीछे राजनीतिक कारण थे, लेकिन इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ा। बिहार के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने प्रशासनिक पुनर्गठन की बहस को और तेज कर दिया। लोगों को यह समझ आने लगा कि अगर अंग्रेज प्रशासनिक सीमाएं बदल सकते हैं तो बिहार को अलग प्रांत क्यों नहीं बनाया जा सकता। यानी बंगाल विभाजन ने बिहार की मांग को एक नई भाषा दी, एक नया तर्क दिया और एक नया राजनीतिक अवसर भी दिया। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है।
जब कोई समुदाय लंबे समय तक उपेक्षा झेलता है तो वह सिर्फ विकास की नहीं, पहचान की लड़ाई भी लड़ता है। बिहार के मामले में भी यही हुआ। धीरे धीरे यह सोच बनने लगी कि बिहार का प्रशासन बिहारियों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर फैसले बाहरी केंद्र से लिए जाएंगे तो स्थानीय जरूरतें हमेशा पीछे रह जाएगी। यही वह दौर था जब बिहारी आइडेंटिटी एक राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बनने लगी। लोगों को लगने लगा कि अलग प्रशासनिक इकाई बनने से बिहारियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, नौकरियों के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों पर काम होगा। अब आते हैं सबसे निर्णायक पल पर। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज ने एक बड़ा ऐलान किया, बंगाल का पुनर्गठन किया और बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से अलग एक नया प्रांत बनाने का निर्णय लिया। यह वही ऐलान था जिसका इंतजार बिहार के लोग लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखिए कि यह फैसला अचानक नहीं आया था। इसके पीछे वर्षों का दबाव, मांग और राजनीतिक संघर्ष था। फिर 22 मार्च 1912 को यह फैसला औपचारिक रूप से लागू हुआ और इसी के साथ बिहार एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में सामने आया। बाद में बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत रहे, लेकिन बिहार की अलग पहचान की नींव इसी समय पड़ गई थी। अब अगर हम इस पूरे विषय को बहुत सरल भाषा में समझे तो बिहार के बंगाल से अलग होने के 4 बड़े कारण थे। पहला था प्रशासनिक उपेक्षा। बिहार जैसे बड़े क्षेत्र को कलकत्ता केंद्रित प्रशासन से उचित ध्यान मिल नहीं रहा था। दूसरा था विकास में पिछड़ापन। शिक्षा, रोजगार और बुनियादी प्रशासनिक सुधारों में बिहार पीछे रह रहा था। तीसरा है सांस्कृतिक और भाषाई पहचान। बिहार की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान थी जो बंगाल से अलग मानी जाती थी। और चौथा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। बिहार के लोग चाहते थे कि उनके इलाके के फैसले उनके अपने हितों के हिसाब से लिए जाएं। यानी यह लड़ाई किसी एक मुद्दे की नहीं थी, यह पूरे सिस्टम में अपनी जगह बनाने की लड़ाई थी। यह सवाल बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि बिहार को अलग प्रांत अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से बना दिया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह फैसला सिर्फ ऊपर से नहीं आया, इसके पीछे नीचे से उठता हुआ दबाव था। यानी अगर बिहार के नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी और समाज के लोग लगातार यह मांग नहीं उठाते तो शायद यह फैसला इतना जल्दी नहीं आता। इसलिए बिहार का निर्माण सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं था, यह एक राजनीतिक उपलब्धि थी। जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तब सबसे बड़ा असर यह हुआ कि बिहार को अपनी पहचान मिली। अब प्रशासनिक स्तर पर बिहार के लिए अलग सोच बनाई जा सकती थी। अपना प्रांत होने का मतलब था कि स्थानीय जरूरतों पर अलग से ध्यान दिया जाए। पटना को राजधानी बनाया गया, जिससे बिहार में प्रशासनिक केंद्र स्थापित हुआ। यह एक प्रतीकात्मक और व्यावहारिक दोनों तरह का बदलाव था। प्रतीकात्मक इसलिए क्योंकि अब बिहार सिर्फ बंगाल का हिस्सा नहीं था, और व्यावहारिक इसलिए क्योंकि अब शासन की एक अलग संरचना बन सकती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 1912 के बाद बिहार की यात्रा आसान नहीं थी। बिहार को आगे भी कई संघर्षों से गुजरना पड़ा। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ और फिर 2000 में झारखंड अलग बना। लेकिन 1912 को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहीं से आधुनिक बिहार की नींव रखी गई। अगर यह फैसला नहीं होता तो शायद बिहार की राजनीतिक पहचान इतनी जल्दी नहीं बन पाती। इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब कोई क्षेत्र लंबे समय तक उपेक्षा झेलता है तो उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वो आवाज कभी ना कभी इतिहास बदल देती है। बिहार का बंगाल से अलग होना सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं थी, यह इस बात का सबूत था कि संगठित मांग, राजनीतिक चेतना और नेतृत्व मिलकर एक बड़े बदलाव ला सकते हैं। और सच्चिदानंद सिन्हा जैसे लोगों ने यही किया। उन्होंने एक पहचानहीन क्षेत्र को एक राजनीतिक पहचान दी। तो अगर एक लाइन में कहा जाए कि बिहार 1912 में बंगाल से अलग हुआ क्योंकि उसे अपनी अलग प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की जरूरत थी। यह फैसला वर्षों की उपेक्षा, संघर्ष और जागरूकता का नतीजा था। और इस पूरे आंदोलन के केंद्र में थे सच्चिदानंद सिन्हा जैसे लोग, जिन्होंने बिहार के लिए एक नई दिशा तय की। आज जब हम बिहार दिवस मनाते हैं तो हमें सिर्फ तारीख नहीं याद रखनी चाहिए, हमें उस संघर्ष को भी याद रखना चाहिए जिसने बिहार को बंगाल से अलग एक पहचान दी।
तो दोस्तों, ये थी बिहार की बंगाल से अलग होने की कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले किसी दमदार और जानकारीपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।